मल्टी सब्जेक्टिव। Theory of cognitive development. थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बस आज हम 2 या 3 थ्योरीज और पढ़ेंगे, वही थ्योरीज उतने पे ही ख़त्म करेंगे। टोटल 7-8 थ्योरी हो जाएंगी, 8 या हो सकता है 9 भी हो जाए, तो उतनी थ्योरीज पढ़ेंगे। बस होने को बहुत सारी थ्योरीज होती हैं बीएड के सिलेबस में, बट आई थिंक जो जितने बोलो मैम एक डाउट था इसमें। मैम मैंने कोई क्वेश्चन देखा था, उसमें मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था ये थ्योरी। उसमें मैम ब्लूम ये टैक्सोनॉमी वाली जो थ्योरी है उसको मास्टरी लर्निंग से मैच कर रखा था। किससे मैच किया हुआ था? मास्टरी लर्निंग। हाँ, तो इन लोगों ने एक थ्योरी नहीं दी है, इनकी ना कई थ्योरीज हैं और कई नाम है उन थ्योरीज के। इसीलिए जो जितने मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन आपको फिर अपनी तरफ से भी अवेयर रहना पड़ेगा। आपको जो भी जैसे भी क्वेश्चन दिखते हैं आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, क्योंकि हाँ इन लोग वही मैंने बोला था ना, पूरी बुक लिखते हैं। कोई 2 पेज की या 3 पेज की थ्योरी नहीं देते ये लोग, पूरी बुक लिखते हैं। उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग हेडिंग्स रहती हैं, और ये कह लो या फिर एक ही थ्योरीज के कई नाम हो जाते हैं। उनका कहने का तरीका वही रहता है, वो कहना क्या चाहते हैं वही रहता है, लेकिन नेम्स अलग अलग हो जाते हैं। आज जिसमें से हम एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसमें आप समझोगे कि कैसे अलग अलग नाम हो जाते हैं एक थ्योरी के। आज हम पढ़ने वाले हैं डेल की थ्योरी और थॉर्नडिके की थ्योरी। आप में से बीएड किस किसने की हुई है? मेरी तो हो रही है। आपकी चल रही है? मेरी भी चल रही है। कंप्लीट हो गई मैम। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में ही हमें थॉर्नडिके की थ्योरी और जॉन डीवे ये सब कुछ थ्योरीज हमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा देते हैं। जी मैम। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक हो गया, और ये हाँ। और बुद्धि का सिद्धांत हो गया थॉर्नडाइक का, हाँ, और जॉन डीवी का भी है। हाँ। ये सारी चीजें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन शो हो रही है? जी ओके, डेल की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये लर्न करने में आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी थ्योरी एक तरह से यही है। जितने भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो सब शॉर्ट हैं, आप बहुत आराम से उनको लर्न कर लोगे, बट इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा लर्न करने के लिए। पर इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा इसकी थ्योरी पढ़ के, और बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी लर्निंग के बारे में। तो इन्होंने मतलब सबका यही था कि लर्निंग कैसी होती है, लर्निंग किस तरीके की हो सकती है, बट इन्होंने कुछ अलग चीज़ बताई। इनका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका था वो थोड़ा अलग था। इन्होंने एक तो ये कहा है कि जो लर्निंग हम करते हैं ना वो एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। मतलब कोई भी लर्निंग है, हमने उसको पढ़ा भी तो वो भी हमारा एक्सपीरियंस था, कुछ रीड भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस ही है। तो इन्होंने अपने जो ये थ्योरी है इसको इन्होंने नाम दिया कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल का हमसे कोन ऑफ एक्सपीरियंस में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने ये कोन ही बनाकर दिया था, ठीक है। आप कहीं पे भी देखोगे एडगर डेल की थ्योरी तो आपको ये कोन ही मिलेगा। ये कोन इन्होंने बनाकर हमें समझाने की कोशिश की कि हम कैसे सीखते हैं चीज़ों को और कितना सीखते हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर के लिए। ये टीचर को उन्होंने बताया कि भाई देखो इस तरीके से होती है लर्निंग, एक बच्चा इस तरीके से सीखता है और आपको अब इस तरीके से पढ़ाना है। अभी जब मैं आपको पूरी थ्योरी समझा दूंगी तो आपको पता चलेगा कि एक टीचर इसका यूज़ कैसे कर सकता है। तो ये कोन इन्होंने दिया और इन्होंने बताया, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, 10% ऑफ व्हाट दे रीड। जो एक बच्चा है वो 10% याद रखता है जो वो पढ़ता है। मतलब हम जैसे हम कहते हैं कि ना हमें चीज़ें याद नहीं रहती। बचपन में टीचर कहती थी रीड करो याद हो जाएगी। तो ये फैक्ट उन्होंने ऑब्जर्व किए या एक्सपेरिमेंट किए, जो भी किए, और उन्होंने ये पता लगाया कि हम पढ़ा हुआ जो हम पढ़ते हैं उसको हम सिर्फ 10% याद रखते हैं, ठीक है। अब जब चैप्टर रीड कर रहे हो, नोट्स रीड कर रहे हो, सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा। रीड करा हुआ हमें सिर्फ 10% याद रहता है।
उसके बाद उन्होंने कहा 20% हमें वो याद रहता है जो हम सुनते हैं। ठीक है, अगर मैं यार नोट्स आपको दे दूं कि पढ़ लेना और आप सिर्फ एक बार रीड करके भी आ गए तो आपको 10% याद रहेगा। जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनने से आपको 20% याद रहेगा। मतलब कोई भी आपको कुछ बोलता है, आप खुद भी सोच सकते हो, पढ़े हुए से सुना हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। तो ये तो रीड और हियर की बात हो गई, जो कि बहुत कम परसेंटेज है। सुना हुआ और पढ़ा हुआ हम कम याद रखते हैं। उसके बाद है 30% ऑफ व्हाट दे सी। 30% हम वो याद रखते हैं जो हम देखते हैं। ठीक है, आंखों से देखा हुआ हमें 30% याद रहता है। इसके बाद है 50% ऑफ व्हाट दे हियर एंड सी। 50% हम वो याद रखते हैं जो हम देखते और सुनते दोनों हैं। तो अब आप सुन भी रहे हो और आप देख भी रहे हो। अगर ये नोट्स यहाँ मैं प्रेजेंट ना करूँ तो आपकी लर्निंग बहुत कम लेवल की होगी। आपकी आंखों के सामने नोट्स हैं और आपको साथ साथ सुनने को भी मिल रहा है, तो आपको ये 50% याद रहेगा। बाकी 50% आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 10% पढ़ने वाला याद रहता है, 10% सुना हुआ याद रहता है, 20%, 30% देखा हुआ याद रहता है और 50% वो याद रहता है जो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, वो हमें 50% याद रहता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो इतना यहाँ मतलब इतना भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। देखना मतलब इमेजेस दिखाओ बच्चों को, पिक्चर्स दिखाओ। और देखा हुआ और सुना हुआ का मतलब है उसमें वीडियो आ सकती है, उसमें डेमोज आ सकते हैं, उसमें ये क्लास आ सकती है। यहाँ पे आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। मैंने ये क्लास बोला, इसका मतलब ऑनलाइन। हाँ बोलो मैम। जो आपने देखने की बात किया ना, तो जो 50% जो हम देखते हैं सुनते हैं, तो जो मतलब देखना मतलब जो रियल में देखना, या जैसे मोबाइल पे जैसे हम वीडियो है तो वीडियो देख रहे हैं ना, तो सुन भी तो है ना साथ में। हाँ, ये वीडियो की ही बात हो रही है। यहाँ पे देखना और सुनना वीडियो की बात हो रही है, इस ऑनलाइन लेक्चर की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है, मूवीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे आप आपकी लाइव प्रेजेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, लाइव प्रेजेंस हमको और भी ज़्यादा याद रहती है। अगर आप अपनी आंखों से कुछ लाइव देख लेते हो तो हमें और भी ज़्यादा याद रहती है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं वॉच वीडियो आपने किया तो 30% में आ गया, वॉच वीडियो आपने भी किया 30% पे। वो ऑडिबल नहीं होगी ना, सिर्फ देखना है, उसमें सिर्फ देखना है। अच्छा। ठीक है, अच्छा। अगर उसमें ऑडियो भी है और उसमें देखना भी है तो वो हमें 50% याद रहेगी। ओके। इसके बाद है 70% हमें क्या याद रहता है, व्हाट दे से एंड राइट। अगर हम खुद से कुछ लिखते हैं और खुद से कुछ कहते हैं, अपना कहा हुआ और अपना लिखा हुआ, हमें 70% याद रहता है। बचपन में टीचर हमको कहती थी ना लिख के पढ़ो, तो लिखा हुआ हमें 70% याद रहता है। और ये क्या है, व्हाट दे से, वो जो कहते हैं और लिखते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात को ही कह रही हूँ तो मुझे अपनी कही हुई बात 70% याद रहेगी, जबकि दूसरे की सुनी हुई बात मुझे सिर्फ 20% याद रहेगी। ये एग्जाम्पल्स भी अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम परसेंटेज देख लेते हैं। उसके बाद 90% ऑफ व्हाट दे डू, जो हम खुद से करते हैं वो हमें 90% याद रहता है। अब ये देखते हैं, रीडिंग में तो कुछ है ही नहीं, रीड करना पढ़ना, हेयर कुछ सुनना, को कहीं से भी सुने हम, किसी की भी कही हुई बात, चाहे हम टीवी में से सुने, मतलब बिना देखे, सिर्फ और सिर्फ सुनने की बात हो रही है, देखने की बात नहीं हो रही। देखा हुआ 30% हो गया और देखा और सुना हुआ 50% हो गया। इसमें हमारे डेमोन्स्ट्रेशन जो हमें स्कूल में टीचर करके दिखाते हैं, डेमोज, वो आ सकते हैं, हमारी वीडियोज़ आ सकती है, टीवी आ सकता है, ऑनलाइन लेक्चर्स आ सकते हैं, सब कुछ जो आप देख और सुन दोनों रहे हो। इन दोनों की बात करते हैं। 70% जो हम कहते हैं और लिखते हैं, उसमें क्या हो सकता है, हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हमें एसेज मिलते हैं कि भाई ये टॉपिक है, इसके ऊपर लिखो, या हमको कोई वर्कशॉप मिलती है, हैंड्स ऑन वर्कशॉप, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम किसी भी काम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो चीज़ हम 70% याद रखेंगे। इसमें डिस्कशन मेथड भी हमारा आ सकता है, क्योंकि डिस्कशन मेथड में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम कुछ कहते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों का 70%, अगर हम चाहते हैं उनको 70% याद रहे, तो हमें उनको कुछ ऐसा काम देना होगा जिसमें वो कुछ कहें या वो कुछ लिखें। तो हम उनको दे देते हैं कि भाई ऐसे लिखो, ये टॉपिक है, इस पर लिख कर आओ, या ये आंसर अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा, अपने शब्दों में लिखो, या फिर हम उनको डिस्कशन मेथड में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 90% व्हाट दे डू, इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो या मॉडल्स दिए जाते हैं कि मॉडल बनाओ, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी होता है। अब जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते होंगे, सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या अभी आप लोग करके बैठे होंगे, तो वो सब आपको 90% याद रहेगा। अभी मैं आप लोगों से आपका दिन का रूटीन पूछूं तो हो सकता है कि आप 100% बता दूं कि हाँ भाई सुबह में इतने बजे उठा, फिर ये क्या, क्योंकि वो आपने किया है तो आपको याद है। और अभी मैं आपसे पूछूं
कि आपकी सुबह से जिन जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने आपसे क्या क्या कहा है, मुझे वो बता दो। तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि किसने मुझे क्या क्या कहा। हो सकता है 10%, 20%, 30% आप लोग बता दो, बट वो आपको 100% कभी याद नहीं आएगा कि आपको किसने क्या क्या कहा था। हमारी मेमोरी कितना फीड कर सकती है वही है। तो ये एक टीचर के लिए उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से पढ़ाओ। तो टीचर क्या करने की कोशिश करेगी, वो बच्चों को 70% और 90% तक लर्न कराने की कोशिश करेगी। तो वो उनको ऐसी चीज़ों में इंगेज करेगी, ऐसे होमवर्क्स देगी या ऐसे मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स या इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगी जिससे वो 90% 70% तक लर्न कर सके। ये यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हुआ है कौन के अंदर, और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने ये बताया है कि कितने कितने % हमको याद रहता है। अब बताओ, अपने क्वेश्चंस पूछो, क्या क्या आपको डाउट्स हैं। समझ आया सबको? जी मैम। ओके हाँ, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि 70% मतलब जो हम सुनते हैं वो हमें कितना % याद रहता है, या जो हम लिखते हैं वो हमें कितना % याद रहता है। तो आपको ये % एग्जैक्ट लर्न करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स छोड़ो, एग्जाम्पल तो आप खुद से गेस कर लोगे कि कौन सा एग्जाम्पल किसका होगा, बस ये % वाला पार्ट आपको लर्न करना है। और इसको हम कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं। सबसे पहले तो आप थ्योरिस्ट का नाम और थ्योरी का नाम ज़रूर याद कर लेना, सबसे बेसिक क्वेश्चन वही आता है। नेक्स्ट जो थ्योरी हमको पढ़नी है वो है रॉबर्ट मिल गाग्ने की। ये गाग्ने के नाम से फेमस है, ठीक है, गाग्ने की थ्योरी, गाग्ने की थ्योरी, सिर्फ गाग्ने के नाम से इनको जाना जाता है, पर पूरा नाम भी याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, रॉबर्ट मिल्स गाग्ने और विलियम्स मिल्स गाग्ने, ऐसे एक एक वर्ड बदल देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रॉबर्ट मिल गाग्ने था कि विलियम्स मिल्स गाग्ने था, कौन सा वाला था। इनका जो थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर कंडीशंस ऑफ लर्निंग, या फिर थ्योरी ऑफ लर्निंग। मतलब इन्होंने हमको लर्निंग के बारे में ही बताया। जैसे इनकी थ्योरी का नाम तो बिल्कुल डिफरेंट था, इन्होंने भी लर्निंग के बारे में ही बताया, बट इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया कोन ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने कोन के थ्रू बताया था। इन्होंने थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, बेसिकली मेन जो नाम है वो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन कहीं कहीं कंडीशंस ऑफ लर्निंग भी लिखा रहता है और कहीं कहीं थ्योरी ऑफ लर्निंग भी लिखा रहता है। अब इन्होंने जो बोला ना वो बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में ना, अलग अलग से फैला हुआ है कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या होती हैं, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। ये वर्ड्स अभी तक आप कितनी बार सुन चुके हो। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि जो लर्निंग है, एक बार पढ़ देते हैं। दिस थ्योरी स्टिपुलेट्स दैट द सेवरल डिफरेंट टाइप्स और लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के कई तरीके होते हैं, सीखने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि हम गार्डनर की थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। और अभी हमने ऊपर भी देखा कि लर्निंग लेवल वाइज है। तो इन्होंने बताया लर्निंग के कई तरीके हैं, सबने अलग अलग तरीके से लर्निंग को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट ईच डिफरेंट टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। गाग्ने आइडेंटिफाई 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ लर्निंग। तो गाग्ने ने बोला 5 कैटेगरीज हैं लर्निंग की। हाँ, जो सीखना है, जो अधिगम है, उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कैटेगरीज हैं। आगे जाके इन्होंने 9 इवेंट्स भी बताए हैं लर्निंग के। तो मेन तो हमारा ये वाला है, ये इवेंट्स आपको याद करना है। 9 इवेंट्स को एग्जैक्ट नहीं याद करोगे तो 9 नंबर्स ये टोटल 9 इवेंट्स हैं, और ये 9 इवेंट्स किसने दिए हैं, ये छोटी सी चीज़ तो आपको याद रखनी है। चलो, ये 5 इन्होंने कौन सी कैटेगरीज डिवाइड करी है वो देख लेते हैं। पहले इन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स मतलब बौद्धिक वाली, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है। किसी की अच्छी है, किसी का IQ बहुत ज़्यादा है, किसी का IQ बहुत कम है, कोई दिमाग से बहुत तेज़ है, कोई एकदम हाजिर जवाब है, ठीक है। तो वो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इन्होंने 3 डोमेन बोले, कॉग्निटिव डोमेन, एक साइकोमोटर डोमेन और एक अफेक्टिव डोमेन। पहले मैं आपको ये डोमेन समझा देती हूँ। 3 डोमेन क्या हैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बार इसमें से क्वेश्चन आया है डोमेन्स के बारे में। तो कॉग्निटिव डोमेन वो है जो हमारी समझदारी से रिलेट करता है, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन वो है, साइकोमोटर वर्ड कहाँ पे पढ़ा है आपने, कौन सी थ्योरी में? मैम पियाजे की थ्योरी में। क्या है साइकोमोटर? मैम उसमें जो होता है साइको, और कोई साइकोमोटर में क्या होता है?
और जीन प्याजे की में ही पढ़ा है या किसी और के में पढ़ा है, ये भी आपके पास ऑप्शन है। कामिनी क्या लगता है साइकोमोटर क्या है? आपने पढ़ा था ना, फॉर्मल ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल, ये सारे वर्ड्स कुछ याद आ रहे हो तो आपको? मैम इसमें मतलब फिर जैसे वो सेंसोमोटर में था कि वो पहले छोटे बच्चा छोटी एज को मतलब वो पहले कैसे सीखता है? एक छोटा बच्चा जो कुछ महीनों का है, कुछ साल का है, वो कैसे सीखता है, कैसे लर्न करता है? वो ऑब्जर्व करता है चीजों को। कैसे ऑब्जर्व करता है? किसके थ्रू? अपने दिमाग से ऑब्जर्व करता है, दिल से ऑब्जर्व करता है, या किसी और ऑर्गन्स का यूज करके ऑब्जर्व करता है? जब आप 1 साल के थे आप कैसे ऑब्जर्व करते थे? इसमें फिजिकल सब चीजों को देखकर मतलब सेंस ऑर्गन से। सही। साइकोमोटर मतलब मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब सेंस ऑर्गन्स, ठीक है? तो और बिल्कुल भी थ्योरीज आप लोग रिवाइज नहीं करते, ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए था। साइकोमोटर बोलते ही आपको बोलना चाहिए था मतलब सेंस ऑर्गन्स। अगर आप हिंदी में भी पढ़ते हो तब भी इतना मुश्किल वर्ड नहीं है कि आपको याद नहीं आ पा रहा हो। उस थ्योरी को तो आपको रटना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो। तो कॉग्निटिव डोमेन हो गया जो हम समझ से समझते हैं, मतलब समझ से सीखते हैं, अपने दिमाग से सीखते हैं। और साइकोमोटर होता है जो हर कोई सीखेगा, सेंस ऑर्गन से हम सीखते हैं, ठीक है? सेंस कानों से सुन के, आंखों से देखकर, मुंह से बोलकर, भाषा जैसे हम सीखते हैं। तो साइकोमोटर होता है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हम सीखते हैं, ज्ञान इंद्रियां हमारी। और एटीट्यूड होता है अफेक्टिव डोमेन। एटीट्यूड होता है व्यवहार। अफेक्टिव डोमेन आप कैसे, एटीट्यूड जो व्यवहार है वो हम उसमें जो डोमेन यूज़ किया गया, डोमेन का मतलब क्षेत्र, वो किस क्षेत्र से रिलेट करता है, तो वो है हमारा, उसको हम बोलेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब प्रभावी, जो प्रभावी होता है। अब आप देखो कि प्रभाव कौन डालेगा? हमारा व्यवहार, हमारी मनोवृत्ति, हमारा एटीट्यूड, यही प्रभाव डालेगा। इसीलिए इसको अफेक्टिव डोमेन में रखा हुआ है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में आज से 2 या 3 साल पहले, ये हो सकता है उससे भी 1 आध साल पहले पूछा गया हो, कि एटीट्यूड जो है वो किस डोमेन में आता है? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और एक आध ऑप्शन और दे दिया होगा उन्होंने। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि डोमेन कितने हैं। यहाँ पे देखो, एक तो ना बहुत सारे नोट्स में गूगल करोगे या बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखोगे, कुछ करोगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको सब जगह मिलेगा, ठीक है? बीएड भी है, बीएड के सिलेबस में भी सारे कॉलेजेस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। मतलब यहाँ जो NCET से हैं उनका तो सेम है, और भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो हो सकता है आपको डोमेन 1 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा भी मिल जाए कहीं कहीं, बट जितना इतना इनफ है। मैंने जितना सोचा, जितने नोट्स में डाला, मेरे हिसाब से उतना इनफ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इतना ज़्यादा ये भी नहीं कि एकदम ही बाउंड्रीज क्रॉस करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या, अगर आप पढ़ लोगे तो 4 क्वेश्चन आप 5 में से आराम से सही कर सकते हो, अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये 3 डोमेन के नाम याद रखना है, और कौन से डोमेन में क्या आ रहा है ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। तो इससे चांसेस होता है कि दोबारा भी वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि है कौन से 5 कैटेगरीज। पहला हो गया बौद्धिक क्षमता, तो ऑब्वियसली ये तो कॉग्निटिव डोमेन में ही आएगा। उसके बाद कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज हैं कि आप अपनी समझ का कैसे प्रयोग करते हो, ठीक है? सीखने के लिए, जैसे आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो, आपका लेवल डेली इंक्रीज हो रहा है, तो आप कॉग्निटिवली स्ट्रांग हो रहे हो। हमारी जो सोच है, हम कॉग्निटिवली अभी हम क्या है, इंटेलिजेंट है, हमारी सोच डेवलप हो चुकी है। और वहीं एक छोटा बच्चा भी, उसकी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी लो है। तो ये हमारे IQ से रिलेट हो गया, ठीक है? ये होता है हमारी बेसिक समझ जो होती है, हमारा कॉमन सेंस जो होता है, ये वो हो गया। वर्बल इन्फॉर्मेशन होता है, हम बोलते कैसे हैं, हमारी भाषा कितनी अच्छी है, हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ये भी कॉग्निटिव डोमेन में ही आएगा। हम बोलेंगे, हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, वो हमारी समझ के थ्रू ही हम करेंगे। और फिर है मोटर स्किल्स, ये लर्निंग को इन्होंने बोला है, ठीक है? लर्निंग है तो एक हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं, दूसरा हम अपने कॉमन सेंस से सीखते हैं, तीसरा हम अपने भाषा से, शब्दों से, इन सब चीज़ों से सीखते हैं, चौथा हम अपने सेंस ऑर्गन से सीखते हैं। तो सेंस ऑर्गन से सीखना आपने जैसे जीन प्याजे की थ्योरी में भी पढ़ा है, हर कोई सीख ही लेगा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसने ये बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, हर कोई सीख ही जाता है? किसने अपनी थ्योरी में ये कहा था?
मैम वाइगोत्स्की में। क्या क्या थ्योरी थी वो जिसमें उन्होंने ये कहा है? मैम सोशियो कल्चर थ्योरी थी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो जो डायग्राम था उसका नाम क्या है जिसमें उन्होंने ये डायग्राम बनाकर बोला कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम खुद ब खुद सीख जाते हैं, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये हम कुछ चीज़ें हम सेंस ऑर्गन से सीखते हैं और कुछ व्यवहार, हमारे एटीट्यूड कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, तो कुछ चीज़ें हम उससे सीखते हैं। मतलब ये एक हमारी ये वाली लर्निंग होती है, एटीट्यूड सीखना, ठीक है, व्यवहार सीखना, मनोवृत्ति, हमारा मनोवृत्ति क्या है, ये सब। तो ये 5 कैटेगरी में इन्होंने लर्निंग को डिवाइड किया। अब आगे चलते हैं। ये 5 कैटेगरी के नाम भी याद रखने हैं और कौन सा डोमेन है ये भी याद रखना है। In addition, the theory outline 9 instructional event and corresponding cognitive process. इन्होंने कहा है लर्निंग के 9 इवेंट्स हैं। तो ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने 9 इवेंट्स कहे हैं लर्निंग के, क्योंकि 9 बहुत ज़्यादा है, किसी ने भी इतने ज़्यादा नहीं कहे हैं। अभी तक की सारी थ्योरीज में किसी ने भी 4-5 से ज़्यादा बात नहीं किया। गागने ही है, आंख बंद करके गागने लगा देना जहाँ पर भी 9 की बात आ जाए, ठीक है। तो 9 इवेंट्स क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो ये टीचर के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है। वो टीचर को कह रहे हैं कि आपको कैसे सिखाना है। तो सबसे पहले आप गेनिंग अटेंशन, आप अटेंशन गेन करो। मान लो आप एक टीचर हो और मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसे पढ़ाना है क्लास में। क्लास में पहुँचते ही सबसे पहले आपको क्या करनी है, अटेंशन गेन करनी है। तो अटेंशन गेन करने के लिए अब मान लो आप पहली बार क्लास में गए हो, किसी बच्चे को जानते भी नहीं हो, तो अटेंशन गेन करने का तरीका होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहो और बच्चे फिर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो मैं भी वेट करती हूँ गुड इवनिंग के बाद कि आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो पता चलेगा वॉइस क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है। सब जैसे अभी ऑनलाइन क्लास है तो यही एक तरीका है कि आप लोग रिप्लाई करो तो पता चले कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही। तो पहला हमारा काम होगा अटेंशन गेन करने का। दूसरा काम होगा इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब आपको जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो, ये जो भी एम है पढ़ाने का, आप वो इन्फॉर्म करो कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और भाई एग्ज़ाम में ऐसे आता है, जैसे हमने पेपर 1 पढ़ना शुरू किया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजीसी नेट। तो आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में उनको इन्फॉर्म करना है कि ये हमारा एम है, ये हमारा सिलेबस है, मतलब इंट्रोडक्शन पहले आप उसकी बात कर लो। थर्ड है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। प्रायर एक्सपीरियंस होता है जो आप पहले से पढ़ कर आए हो, जो एक बच्चा पहले से पढ़ कर आया है, तो उनकी प्रायर लर्निंग को आपको एक बार रिकॉल करवाना है। जैसे जब हम 2nd क्लास में जाते हैं और फर्स्ट में मान लो हमने 10 तक टेबल सीखे हैं, तो फर्स्ट डे क्या होता है क्लास में कि टीचर हमसे टेबल सुनने लग जाता है। जो भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा उसको हमें रिवाइज करवाने लग जाता है, हमें रिकॉल करवाने लगता है। तो हमें क्या करना है, क्लास में जो भी पिछली क्लास में पढ़ाया था या जो भी उन्होंने पहले से पढ़ा था उसको रिकॉल करवाना है। 4th पॉइंट है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। बच्चों को उत्तेजित करना है आपको, ठीक है। अब ये आपने थॉर्नडिके की थ्योरी भी हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे आपको स्टिमुलस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम ही दे रखा है स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी, मतलब जो हम रिएक्ट करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि बच्चे रिएक्ट करें, ठीक है, एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट ले। 5th है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। फिर आप उनको लर्निंग गाइडेंस दोगे। ये देखो, ये तो बेस है। पहले आप क्लास में बेसिक ही बनाओगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, उनका इंट्रोडक्शन लोगे, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दोगे, प्रायर जो लर्निंग है उसको रिकॉल करवाओगे, फिर उनको एक्साइट करवाओगे। एक्साइट इन द सेंस कि वो इंटरेस्ट ले सकें। 4 स्टेप हुए। 5वें स्टेप में आप उनको लर्निंग गाइडेंस दोगे कि आपको पढ़ना कैसे है, बच्चों को पढ़ना कैसे है। इसको कि भाई जैसे ये वाली यूनिट ज़्यादा आती है, इसको ज़्यादा पढ़ो, ये वाली यूनिट कम आती है, इसको कम पढ़ो, या फिर ये होमवर्क है, ये क्लास वर्क है, वो सब जो भी आप पढ़ाओगे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। 6 एलिसिटिंग परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस देखनी है आपको, ठीक है, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लर्निंग गाइडेंस हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमारी टीचिंग में ही आएगा ना, हम उनकी परफॉर्मेंस को देखें कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन बच्चा कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है क्लास में। प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब उनको फीडबैक प्रोवाइड करो। फीडबैक प्रोवाइड मतलब आप अच्छा कर रहे हो, आप और अच्छा कर सकते हो, यू कैन डू इट बेटर, मतलब जो भी आप अपने तरीके से उनको फीडबैक प्रोवाइड करोगे। जो बच्चे डल है उनको भी आपको डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लर्न करो, ये वाला पार्ट आज कर लो, ये वाला पार्ट कर लो। अपने तरीके से आप उनको फीडबैक प्रोवाइड करोगे।
फिर असेसिंग परफॉर्मेंस। असेसिंग परफॉर्मेंस है कि उनका टेस्ट लेना। असेस मतलब होता है जैसे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं, मतलब एफएज और एसेज जो स्कूल में होते थे। तो असेसिंग होता है, कॉलेज में भी होता है, असेसिंग होता है बस एग्ज़ाम लेना, उनको जज करना, आप उनका एग्ज़ाम लोगे उसके बाद। फिर एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, इसको आप ध्यान से समझ लो, मतलब क्योंकि रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र का मीनिंग आपको समझना है, इसलिए डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिखी है और हिंदी वाले पार्ट में भी लिखी है। रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो भी आपने क्लास में सिखाया है, आपको उसको फ्यूचर तक ऐसा करना है कि उनको फ्यूचर तक याद रहे वो चीज़ें। रिटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो भी आप उनको सिखाओगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनके फीड हो जाए। जैसे कि नाउन की डेफिनेशन अब आपने पता नहीं किससे सीखी होगी, जिससे भी सीखी होगी आपको आज तक याद है, या मेरे को तो यही याद है कि फर्स्ट में जिन मैम ने मैं सिखाई थी वो आज तक मेरे को याद है, उन्होंने बहुत बार ऐसे क्लास में सुनती रहती थी, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो गई। तो यही है, जब सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम भी हो गए हैं और सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांसफ़र का मतलब है जो हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर ये है कि जो भी हमने उन्हें सिखाया वो भी आगे ट्रांसफ़र कर सकें। दिस मीन्स यू हैव इफेक्टिवली टेकन द इन्फॉर्मेशन एंड आर एबल टू रिकॉल इट इन द फ्यूचर। अगर आपने उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड कर दिया वो चीज़, तो वो बाद में उसका यूज़ कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं फ्यूचर में। जैसे कि आज हम करते हैं नाउन की डेफिनेशन, और जो भी हमने बचपन में सीखा था मैं आज तक वो याद है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो चुके हैं। तो ये 9 इवेंट्स थे। 9 इवेंट्स कभी भी डीपली आपसे नहीं पूछे जाते। अभी तक सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 इवेंट्स किसने दिए थे, या गागने की थ्योरी में क्या है, कितने इवेंट्स हैं, मतलब नंबर ही पूछा गया है, कुछ डीपली अभी तक नहीं पूछा गया है। ऐसा नहीं पूछा गया कि भाई 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन से इवेंट गागने ने कहे हैं या कौन से नहीं कहे हैं। अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और उम्मीद है नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारे मतभेद भी होते हैं, वर्ड्स की हेरा फेरी भी होती है। हो सकता है उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा है, किसी और ने भी अपनी थ्योरी में वो कहा हो, तो इसलिए ज़्यादा घुमा के नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी आप एक बार ये सारे इवेंट्स को पढ़ना, इतना पढ़ना कि आपको माइंड में रहे, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसका आंसर दे सको। और ये वाला पार्ट तो इसमें से तो क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे खासे डीप क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये 5 तो आपको टिप्स पे याद करना है। किसी का कोई डाउट? ईला, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? बहुत सारे बच्चे आज 2-3 क्लास के बाद मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि ईला और ऋतिका। आप थे लास्ट क्लास में? क्लास 2 क्लास में नहीं थे शायद। जी 2 क्लास में नहीं थी। कम से कम एब्सेंट होने की कोशिश किया करो। मैम वो 2 बजे की क्लास, वो 12 बजे वाली क्लास में तो मैं वैसे भी नहीं आ सकती थी, मैंने आपको कहा था। हाँ, पर अभी 2 बार से तो रात में क्लास हो रही है, अभी जैसे लास्ट क्लास भी 8 बजे हुई है। मैम उसमें टेस्ट था ना, जिसमें 19 तारीख को होली के बाद, उसमें इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरी डी उस दिन गई। ओके चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो थ्रॉन्डिके की है, एडवर्ड ली थ्रॉन्डिके। तो देखो यहाँ पे मैंने थ्योरी नहीं लिखी क्योंकि आप लोग कितना याद करोगे, और भी बहुत सारा पेपर 2 का इतना सारा सिलेबस है लर्न करने के लिए, और पेपर 1 का भी आगे बहुत सारा है। तो ये इस और लिखा सिर्फ इसलिए कि बाय चांस आपको ये पूछा जाए तो आपकी नॉलेज में थोड़ा सा हो बस कि क्या थ्योरी थी। और हमको कभी भी डीप क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी में से। अब डीप क्वेश्चन पूछा जाता है जीन प्याजे की थ्योरी में से, जिसमें वो जो साइकोमोटर और ये सब था, एज वाला जो डिफरेंस था, उसमें से पूछा जाता है, या फिर डेल की थ्योरी में से पूछा जाता है। और लास्ट क्लास में एक पढ़ी थी जिसमें स्टेप्स थे, क्रिएटिंग, रिमेम्बरिंग, ये वाले स्टेप। उस थ्योरी का नाम बताओ। 6 स्टेप्स थे, किसकी थ्योरी है वो? ब्लूम टेक्सोनॉमी। हाँ, तो एडवर्ड ली थ्रॉन्डिके का इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था वो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, और ये नाम है यहाँ पे वो आपको रिमाइंड करने के लिए, कि बाई चांस आप भूल जाओ कि मैंने क्लास में क्या बताया था, तो बस आप ये रिमाइंड कर लोगे इसको देख के। तो इनकी थ्योरी का नाम है कनेक्शनिज्म और एसोसिएशन थ्योरी, संबंधवाद या संघ सिद्धांत। ठीक है, अब ये तो थ्योरी का नाम है, लेकिन थ्योरी ट्रायल एंड एरर मेथड इस नाम से भी फेमस है, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड थ्योरी इस नाम से भी फेमस है,
एनिमल इंटेलिजेंस इस नाम से भी है, लॉ ऑफ लर्निंग, ये सब है। और ये सब एक ही बात है, एक ही कहानी है। वो कहानी मैं आपको सुना देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो जो थ्रोन्डिके थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने बोला जो लर्निंग है ना वो ट्रायल एंड एरर मेथड से होती है। ट्रायल एंड एरर मतलब ट्राई करो, गलती हो गई दोबारा ट्राई करो, गलती हो गई दोबारा ट्राई करो। तो अब इस बात पे कोई कैसे विश्वास करे कि ट्रायल एंड एरर मेथड से लर्निंग हो सकती है। तो उन्होंने फिर एग्जांपल्स दिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने लाइव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने सच्ची में एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को लिया। अब वो कौन सा एनिमल था, मान लो मंकी होगा या कैट होगी, इन दोनों में से कोई एक था। उन्होंने एनिमल को लिया और उन्होंने क्या किया कि बाहर रख दिए खाना, मान लो बनानास रख दिए, और उसको एक पिंजरे में बंद किया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने रिकॉर्ड किया, सबको प्रूव किया। उन्होंने ये प्रूव किया कि देखो ये बनाना यहाँ रखे हैं, इस मंकी को पता नहीं है कि पिंजरा कैसे खुलता है, लेकिन फिर भी वो 10 बार ट्राई करेगा, पिंजरा खोलने की ट्राई करेगा, गलती होगी, फिर ट्राई करेगा, और एक दिन वो पिंजरा खोलना सीख जाता है। और अब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके सामने बनाना रखे थे, उसको बनाना चाहिए थे, तो उसने अपना पिंजरा खोलना सीख लिया। और उन्होंने और भी एग्जांपल्स दिए, जैसे ह्यूमन सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती। हमारे घर में टैप लीक हो रहा है, हम कोई प्रोफेशनल थोड़ी, हमें कैसे पता टैप लीक कैसे रोकना है, लेकिन हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड, हम उस पर एक चीज़ लगाएंगे, 2 चीज़ लगाएंगे, उसको हमें पानी को रोकना है तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो रोक ही देंगे। तो यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता, किसी चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, तो हम ट्राई करके सॉल्यूशन फाइंड कर ही लेते हैं। ट्राई और एरर, ट्राई किया, गलती हुई, फिर दोबारा ट्राई किया, ये हुई ट्रायल एंड एरर। और साथ में एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस में उन्होंने ये प्रूव किया कि एनिमल कितने इंटेलिजेंट हैं, वो अपने लिए चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं, अपना रास्ता खुद बना ही लेते हैं। अगर आप मान लो आपने नदी के उस पार एक एनिमल को छोड़ दिया, ठीक है, आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी बचपन में, और नदी में आपने कुछ खाने के लिए डाल दिया, तो वो कैसे ना कैसे करके अपना दिमाग लगाएगा उस खाने तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस को प्रूव किया था। ये ट्रायल एंड एरर और एनिमल इंटेलिजेंस आपस में कनेक्ट हो गई है। अब बीच में बची स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड। इसमें क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड का है कि हम लोग जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती, लेकिन हम इमीडिएटली किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं और हम वो सीख जाते हैं। जैसे कि आग से हमारा हाथ जलता है, अगर आपको किसी ने बताया भी नहीं है कि आग से हाथ जलता है, तो आप खुद उस चीज़ पे रिस्पॉन्स करोगे। मान लो आग लग गई और आपका हाथ टच हो गया किसी गर्म चीज़ से, तो आप इमीडिएटली उसको हटाओगे, इमीडिएटली। तो वह आपने तुरंत रिस्पॉन्स किया उस चीज़ पे। इसको हिंदी में देखते हैं। वैसे ये जैसे बच्चे गलती से प्रेस पे हाथ दबा देते हैं, उसके बाद हाँ, तो हम एक चीज़ थोड़ी ना उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, एक चीज़ हमें उन्हें नहीं सिखाते, वो खुद से सीखते हैं। देखो, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, बंधन, सिद्धांत। तो हम बहुत सारी चीज़ें हम एक्साइटमेंट में, या बहुत सारी चीज़ें हम जो हमारे साथ होती हैं उससे हम खुद रिस्पॉन्स करते हैं। तो उन्होंने ये बोला, और उन्होंने इसमें भी एनिमल्स का एग्जांपल दिया था। बहुत बड़ी, मतलब वही है ना, पूरी बुक लिखते हैं ये लोग। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे और एनिमल के भी दिए थे। एनिमल्स को कोई नहीं बताता है कि आग के पास जल जाएंगे या पानी में डूब जाएंगे, वो अपने आप सीखते हैं, वो अपने आप रिस्पॉन्स करते हैं चीज़ों के ऊपर। और फिर है लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग में उन्होंने बोला 3 तरीके की होती है लर्निंग, मतलब 3 तरीके के लॉज होते हैं सीखने के लिए। पहला है रीडीनेस, आप रीड करके इस चीज़ों को सीख लोगे। दूसरा है एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिकल आप चीज़ें करके, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथ से करते हैं। उन्होंने ऊपर डेल ने भी कहा कि जो हम करते हैं जल्दी सीखते हैं। तो एक हमने रीड करके सीख लिया, दूसरा हम एक्सरसाइज करके भी सीख सकते हैं, लाइक उस चीज़ को करके। और तीसरा उन्होंने बोला लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि हम कैसे सीखते हैं, अगर हमने कुछ काम किया और किसी ने उस पर हमारी तारीफ़ कर दी, तो हम अगली बार उस काम को और अच्छे से करेंगे। तो क्या इसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ यू स्टडी एंड देन गुड ग्रेड ऑन अ टेस्ट। आपने स्टडी करी और आपको अच्छे ग्रेड्स मिले, तो अगली बार आप और अच्छा करोगे। मतलब होता है ना कि रीझ जाते हैं, या अपनी तारीफ़ हमको बहुत अच्छी लगती है तो हम और ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से करने लगते हैं। तो इन्होंने बोला है तो पढ़ लिख के सीख लो, नहीं तो करके सीख लो। और ऐसे भी नहीं सीखते, तो हमें जब तारीफ़ मिलती है तो हम उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खाना बनाना हो गया, हमें किसी को नहीं आता, एक बार बनाते हैं और किसी ने हमारी तारीफ़ कर दे रहे, वाह बहुत अच्छा बना है, तो हम
और खुश हो जाएंगे, अरे वाह मैंने अच्छा कर दिया, फिर हमें और इंटरेस्ट आएगा बनाने में, या हम और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे कि और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था। अब इनमें से कोई भी नाम आपको आ जाए, सिर्फ नाम ही आएगा, ज़्यादा डीप नहीं आएगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था, यही 1-2 बार पूछा हुआ है, मतलब यूजीसी नेट में नहीं पूछा हुआ, दूसरे एग्जाम से पूछा हुआ है, और बाकी तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। बट चांसेस है कि एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ दे, क्योंकि किसी और ने इस बारे में बात नहीं किया। एनिमल इंटेलिजेंस की बात सिर्फ और सिर्फ थ्रॉन्डिके ने ही की है, तो इसके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। क्लियर है सबको? निकिता, आप पहले क्लासेस में आए हो? मैम एक क्लास क्लियर है, और उसके बाद आ जाए आधी सेकंड है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो ये थ्योरीज ख़त्म हुई, अपना काउंट कर लेना कितनी हो गई है। जितनी इंपॉर्टेंट लगी मैंने करा दी, और बाकी इसके अलावा आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको कुछ भी दिख जाता है, कोई और थ्योरिस्ट का नाम दिख जाता है, तो आप उस चीज़ को नोट कर लो, या उस चीज़ को हैंड टू हैंड पढ़ लो, या अपने नोट्स में ऐड कर लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है इवैल्यूएशन, जो कि सिलेबस में भी दिया हुआ है। इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन। अब देखो टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, उसके बाद एग्ज़ाम भी तो लेना ही है ना, इवैल्यूएट भी करना है बच्चों को। इवैल्यूएशन मतलब उनका एग्ज़ाम लेना, उनको चेक करना कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता। तो इवैल्यूएशन भी कई टाइप के होते हैं। एक तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ बीच बीच में, ये भी एक इवैल्यूएशन है। एक मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, वो भी एक इवैल्यूएशन है। और एक आप यूजीसी नेट का जब एग्ज़ाम देने जाओगे, फाइनल जो आपका होगा, वो भी इवैल्यूएशन है। तो अलग अलग टाइप्स के वैल्यूएशन होते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, वो बस आपको पढ़ना है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि बचपन से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, और 10 टाइप के एग्ज़ाम हम दे चुके हैं। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया होगा, आपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी दे दिए, स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स भी दे दिए, तो सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आप सबको नॉलेज है। तो ये आप लोगों के लिए ईजी है टॉपिक। तो इवैल्यूएशन की देखो डेफिनेशन तो क्या ही पढ़ें, सबको समझ आ गया होगा इवैल्यूएशन क्या होता है। एग्ज़ामिन करना है बच्चों को। एग्ज़ामिन मतलब ऑब्जर्व करो, उनको देखो कितना आता है कितना नहीं आता है, उनको जज करो, ठीक है। और वो हम किस लिए करते हैं, इवैल्यूएशन किस लिए करते हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, अपनी टीचिंग इम्प्रूव कर सके, बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव कर सके, उनमें कहाँ कमी रह गई है, कौन बच्चा कहाँ पर वीक है, ये हमें पता चल सके, बच्चों की कमज़ोरी का पता चल सके, टीचर की कमज़ोरी का पता चल सके, ये सब चीज़ें। और हम करिकुलम बना सकें। करिकुलम मतलब सिलेबस डिज़ाइन करने के लिए भी हमें बच्चों को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि अब मान लो बच्चों को नहीं आती नाउन की डेफिनेशन, और आपने सिलेबस में दे दिए ट्रांसलेशन मतलब टेंसेस जो होते हैं इंग्लिश में। तो ये थोड़ी कि फर्स्ट क्लास में आपने ट्रांसलेशन लगा दिया सिलेबस में, तो कैसे चलेगा। तो हम इवैल्यूएट इसलिए भी करते हैं ताकि हम सिलेबस बना सकें। आपको पूछा जा सकता है कि भाई इवैल्यूएशन किस किस रीज़न से करे जाते हैं, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सिलेबस बनाने के लिए भी हमें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। इवैल्यूएशन है मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। 2 टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है मार्क्स दे देना कि भाई आपके 10 में से 2 आए, 10 में से 10 आए। क्वांटिटेटिव जो हमें ग्रेड्स मिलते हैं, मार्कशीट हमको जो मिलती है, और उस मार्कशीट में जो मार्क्स लिखे रहते हैं, वो हमारा क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है। अब उसी मार्कशीट में ये लिखा होता है कि एक्सेलेंट, या आपके बारे में कुछ बातें लिखी होती हैं कि इसने बहुत अच्छा किया, या इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है, वो होता है क्वालिटेटिव जजमेंट, ठीक है। वर्ड्स में जो आपको बताई जाए, और जो नंबर्स में आपको बताई जाए, वो क्वांटिटेटिव। या टीचर, जब आप पीटीएम में जाते हो, तो पीटीएम में टीचर कुछ बातें एक्स्ट्रा कहती है कि बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, वो क्वालिटेटिव जजमेंट होती है, जो क्वालिटी बताए, ठीक है। क्वांटिटी तो सिर्फ मार्क्स, कहीं पे भी अभी हम रिसर्च में भी पढ़ेंगे दोनों वर्ड्स, और भी यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी से रिलेटेड, और क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी से रिलेटेड हो। ये इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इवैल्यूएशन में मेथड्स और टाइप्स, कि कितने टाइप्स के होते हैं, और वो टाइप्स कौन कौन से वो आपको समझना है, और मेथड कौन कौन से वो आपको समझना है। तो देखो और भी टाइप्स के और भी मेथड हो सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, बट जो इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं वो 2 हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। हिंदी में बोले तो सामान्य संदर्भित मूल्यांकन और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन।
हमने नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन भी हम दे चुके हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड वाला एग्ज़ाम भी आप लोग दे चुके हो और क्राइटेरियन भी दे चुके हो, बस आपको पता नहीं होगा कि कौन से वाला कौन सा एग्ज़ाम था। देखो नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होती है जहाँ पर बच्चे को एवरेज स्टूडेंट के साथ, मतलब बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, ठीक है, बच्चों से एक दूसरे से कंपेयर करके मार्क्स दिए जाए। फर्स्ट अगर हमें निकालना है कौन बच्चा क्वालिफाई हुआ है, मतलब जैसे हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होता है। हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं। अगर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मैं 100 में से मान लेती हूँ कि सबसे ज़्यादा 98 स्कोर हुआ है किसी बच्चे का, हम उसी के हिसाब से कट ऑफ निकालेंगे। अब हमें डिसाइड करना है क्वालिफाइंग मार्क्स हमको क्या रखना है। 98 आए एक बच्चे के मार्क्स, तो हमको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखने हैं। फिर हम देखेंगे मेजॉरिटी के कितने आए हैं, मेजॉरिटी के भाई 92 आए हैं, तो हम रख देते हैं 90 तो नहीं, चलो हम 85 रख देते हैं। 85 इज़ क्वालिफाइंग मार्क्स। हमने या मेजॉरिटी 92 है तो हम 90 के आसपास ही रख लेते हैं। 90 इज़ द क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर इससे कम कोई लाया तो वो फेल। ये होती है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, जो कि IIT IIMs में होती है। IIT में क्या रहता है, कॉलेज जो वहाँ पे बच्चे ग्रेजुएशन भी करते हैं, मास्टर्स भी करते हैं, PhD भी करते हैं, वहाँ पे अगर क्लास में मेजॉरिटी के 51 आया ना और वो डिसाइड कर लेता है अगर 50 से कम किसी के भी आ गए तो वो फेल। और वहाँ पे फेल का मतलब सीधा वो यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक देते हैं। और दूसरा ये रहता है अगर मेजॉरिटी के 100 में से बोला मैंने, अगर मेजॉरिटी के 30 आए हैं ना तो वो ये नहीं कहेंगे 33 होते हैं पासिंग मार्क्स, 33 होते हैं, नहीं। अगर मेजॉरिटी के 30 आए हैं तो फिर 30 ही पासिंग मार्क्स हैं। अगर अब यहाँ 28 से कम कोई ले आया तो वो फेल। इसको हम नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं, जो कि हमारे नेट JRF में भी यही होती है। वो लोग देखते हैं कितने बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, उसके बाद वो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करते हैं कि इतने मेजॉरिटी के इतने मार्क्स आए हैं या फिर हाईएस्ट इतने मार्क्स आए हैं, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई 86 पे हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अब 86 से जिसके भी नीचे है वो फेल। अब क्राइटेरियन बेस की बात कर लेते हैं। क्राइटेरियन बेस होता है CTET का एग्ज़ाम, ठीक है। ये दो बहुत कॉमन एग्ज़ाम है जो हम लोग देते हैं, इसीलिए इनके एग्जाम्पल दे रही हूँ। CTET में क्या रहता है, एग्ज़ाम से पहले ही हमको पता होता है कि हमको सिर्फ 90 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है। 90 मार्क्स लाने हैं या क्वेश्चन ठीक करना है, 90 मार्क्स लाने हैं। तो उनका पहले से ही क्राइटेरिया सेट है। एग्ज़ाम देने से पहले ही हमको पता है कि हमको सिर्फ 90 मार्क्स 150 में से 90 मार्क्स हमको स्कोर करना है। ये होता है क्राइटेरिया कि क्राइटेरिया सेट है और हमको ये करना है। जो हमारे स्कूल्स में भी होता है कि भाई 33 नंबर नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे। आपको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे एक बच्चा 91 लाए, चाहे कोई 100 में से 100 लाए, बस आपको 33 से नीचे नहीं लाने वरना आप फेल हो गए। सेम इसमें भी है। CTET में क्या है, चाहे 150 के 150 ठीक कर लो, चाहे 90 ही ठीक कर लो, आपका क्वालिफाई है। 90 वाला भी क्वालिफाई है, 150 वाला भी क्वालिफाई है। हाँ, इससे कम कोई लाएगा तो वो क्वालिफाई नहीं है। ये है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। क्राइटेरियन बेस्ड और नॉर्म रेफरेंस, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और यकीन नहीं मानोगे क्वेश्चन DI का आया था। तो अब जिसको यही नहीं पता कि नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस होता क्या है, तो फिर DI के 5 क्वेश्चन वो कैसे ही सॉल्व करेगा। सबको क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, अपने ब्रैकेट में लिख लेना नोट्स में, नॉर्म रेफरेंस में यूजीसी नेट लिख लेना और क्राइटेरियन में CTET। कभी भूल भी जाओगे तो देख के याद आ जाएगा। अब हम चलते हैं इवैल्यूएशन के टाइप्स कितने हैं। इवैल्यूएशन के 3 टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, कहीं कहीं पे 5 टाइप्स भी हैं और भी हैं, लेकिन यूजीसी नेट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स देखोगे उसमें आपको 3 ही टाइप मिलेंगे और मेन सिर्फ 2 ही हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक के बारे में भी बहुत कम पूछा गया है, समेटिव और फॉर्मेटिव के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप है हमारे पास, समेटिव, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक, ठीक है। समेटिव और फॉर्मेटिव तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। बताओ फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो भी आपको पता हो दोनों में से, क्योंकि सब लोग स्कूल तो करके आए हैं और स्कूल में हमारे समेटिव ही होते थे, फॉर्मेटिव ही होते थे। दीपिका, कुछ कहना चाहोगे? समेटिव एग्जाम कौन से होते हैं? मैम उसमें मार्क्स होते हैं और फॉर्मेटिव में प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होता है। ओके, और कोई? विशाल जी, कोई आइडिया है समेटिव एग्जाम कौन से होते हैं, फॉर्मेटिव एग्जाम कौन से होते हैं?
नहीं मैम, मुझे इसका आइडिया नहीं। ओके नितिन, आपको? चलो फिर पढ़ते हैं। वैसे आप सबने एग्जाम दिए हैं। मैम समेटिव मीन्स यही हो गया ना कि हम जो भी कोर्स करते हैं या कुछ भी करते हैं उसको इवेल्युएट करके जो एंड में हमें जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं, हाँ उसका वही थोड़ा हाँ नियर बाय हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्योंकि लेकिन हाँ, क्या तो है, वही चीज को इवेल्युएट। देखो अब इवैल्यूएशन है तो दोनों एग्जाम ही कर, तो हम चेक ही रहे हैं, हम जज ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास समेटिव एग्जाम है। देखो आपके टर्म एग्जाम होता है ना, टर्मिनल एग्जाम, टर्म 1 के एग्जाम, टर्म 2 के एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो भी है, जो 1 सितंबर में होते हैं, 1 दिसंबर में होते हैं, 1 मार्च में होते हैं, दैट इज समेटिव एग्जाम। ठीक है, उनका नाम भी होता है SA1 और SA2। हमारे टाइम पे तो देखो यही होते थे, आपके टाइम पे भी यही हुए होंगे क्योंकि आप में से एक आधा ही कोई एज मेरे से बड़ा होगा, बाकी सब मुझे लगता है मेरे से छोटे ही होंगे एज में। तो अब स्कूल में यही फॉर्मेट कई साल से चल रहा है। SA1 हमारा होता था दिसंबर में, लास्ट 11th-12th में ये हुआ था, उससे पहले 3 बार एग्जाम होते थे। और SA2 हमारा होता था मार्च में। तो ये होता है फाइनल एग्जाम, जिनको हम जो हमारा रिजल्ट देने वाले हैं, जिससे हमारे को एक जजमेंट मिलने वाली है, वो समेटिव, उनका नाम ही था ऐसे मतलब समेटिव असेसमेंट। ठीक है, और एक हमारे होते थे FA 4 बार होते थे साल में। बस मैं समझा रही हूँ, इनकी डेफिनेशन अभी बताऊंगी क्या होती है। FA1, FA2, FA3, FA4 ऐसे करके 4 बार या 6 बार होते थे। FA का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि हमारी यूनिट टेस्ट होते थे, याद हो तो आपको। यूनिट टेस्ट होते थे, उसमें थोड़ा सा सिलेबस आता था, क्लास में होते थे, और ऐसे हर महीने में 1 बार हो रहे हैं, या SA1 से पहले 1 बार हो गए, SA2 से पहले 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, वो रहता था। तो जो यूनिट टेस्ट की तरह से होते थे उसे हम FA बोलते हैं, और जो एग्ज़ाम की तरह से होते थे उसको हम SA बोलते हैं। अब दोनों किस लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। Summative assessment is a type of course evaluation that happens at the end of a training or program. Summative एग्ज़ाम किसी भी कोर्स के कंप्लीट होने के बाद लिए जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद होते हैं। जैसे कि कॉलेज में होता है, एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ एग्ज़ाम, क्योंकि 1 सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2nd सेमेस्टर का कंप्लीट हुआ फिर एग्ज़ाम, फिर 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, ऐसे ही चलता रहता है। तो एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद, एक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो एग्ज़ाम हमारा होता है एट द एंड में, वो उसे हम समेटिव कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज। इसमें हम स्टूडेंट्स को असेस मतलब जज करना, उनको चेक करना। स्टूडेंट की नॉलेज को हम असेस करते हैं, जज करते हैं, प्रोफिशिएंसी, वो कितने प्रोफिशिएंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और हम उनको कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ। कंपेयर कैसे करते हैं कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, दैट मतलब ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे हम जजमेंट दे रहे हैं, हम बच्चों को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम टीचर को चेक नहीं करते हैं। जैसे किसी ने आप में से क्वेश्चन पूछा था कि एक बच्चा फेल हो गया तो किसकी टीचर रिस्पॉन्सिबल है या स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, आज आपको क्लियर हो जाएगा। समेटिव में कोई बच्चा फेल हुआ है तो उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी फॉर्मेटिव पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो एट द एंड हुआ है, पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद हुआ है। समेटिव में वो फेल हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, ट्यूशन टीचर की बात अलग है, यहाँ पे हम स्कूल टीचर की बात कर रहे हैं। तो समेटिव असेसमेंट किस किस तरीके से हो सकता है? एंड में होते हैं स्टैंडर्डाइज एडमिशन टेस्ट, जो हमारे एडमिशन टेस्ट होता है, जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो अभी हम यूजीसी नेट देने वाले हैं, वो भी हमारे समेटिव में आएगा। या स्कूल में हम एडमिशन टेस्ट देते थे, कॉलेज में देते थे एडमिशन लेने के लिए, वो भी हमारा एसए में आता है। ओरल टेस्ट जैसे कि इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो भी आपका एसए में आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जजमेंट पास की जा रही है, आपको जज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट्स, तो आप ये याद रखो, जहाँ पे भी आपको जज किया जा रहा है, जहाँ पे भी आपको एक मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक मार्कशीट प्रोवाइड की जा रही है, एक रिजल्ट दिया जा रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमारा एसए होता है समेटिव। वो किसी भी बेस में हो सकता है, वो इंटरव्यू भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो हमारे कॉलेज के या स्कूल के एग्ज़ाम ही होंगे। इंटरव्यू भी हमारा एक तरीके का इवैल्यूएशन होता है, हमारे एग्ज़ाम होते हैं। अब हम आगे चलते हैं फॉर्मेटिव पे। वाइवा भी इसमें आएगा फिर तो? हाँ, वाइवा भी इसी में आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमको मार्क्स दिए जाते हैं। मैम एक तरह से वही हो गया ना कि मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करना एंड टू एंड। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। मैं जो आपका अभी मैंने बोला था, मैं आपके टेस्ट लेती हूँ, आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछती हूँ, ये होता है फॉर्मेटिव।
आपसे बीच बीच में क्वेश्चन करना, इवैल्यूएट कर रही हूँ आपको, दैट इज़ फॉर्मेटिव। मैं ये किस लिए करती हूँ? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो फॉर्मेटिव लिए जाते हैं इसलिए ताकि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक की जा सके। और अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भी ख़राब हूँ। अगर सारे ही स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ख़राब है तो टीचर भी ख़राब है। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट या यूनिट टेस्ट जो स्कूल में लिए जाते हैं, कॉलेजेस में टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें टीचर अपने आप को भी चेक करता है और स्टूडेंट्स को भी चेक करता है ताकि वो स्टूडेंट पे इंडिविजुअली वर्क कर सके, वीक स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान दे सके या ब्राइट स्टूडेंट को और मोटिवेट कर सके। ये सारे पॉइंट्स हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू करते हैं। हम समेटिव असेसमेंट के बाद नहीं इम्प्रूव कर सकते बच्चों को, वो तो हो गया रिजल्ट डिक्लेयर, फेल या पास का जो निर्णय था वो हो चुका है। फॉर्मेटिव जो हम पढ़ाते हैं, जो सिलेबस हम करवा रहे हैं उसके बीच बीच में होते हैं। ये फॉर्मेटिव के फीचर्स थे। अब ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव। बोलो मैम, जैसे आपने फॉर्मेटिव एग्जाम्स की बात की, तो जो फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमारा यूनिट टेस्ट हो गया, हाँ, या हमारे असाइनमेंट हो गए, ठीक है, मार्क्स तो फिर उसके भी रहते हैं, क्योंकि जहाँ तक याद है कि जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे हमारे, वो 30 मार्क्स के होते थे। हाँ। तो मैम रिजल्ट तो वहाँ पर भी मिल रहा है, तो इसको फिर फॉर्मेटिव क्यों कहेंगे, तो समेटिव क्यों नहीं कहेंगे? वो हमारे सिलेबस ने उसको फॉर्मेटिव नाम दिया हुआ है, जबकि वो लोग उसके भी मार्क्स ऐड कर देते हैं। हाँ, जो CBSE है उसने उसका नाम FA1 FA2 रखा हुआ है, लेकिन हमारे जो जैसे विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में ना इनके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते। वो लोग जो एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं सिर्फ उसी के मार्क्स वो मेन मांगते हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने इन यूनिट टेस्ट का नाम FA1 FA2 दिया हुआ है, फॉर्मेटिव दिया हुआ है, जबकि फॉर्मेटिव का ये फीचर नहीं होता कि आप उसको रिपोर्ट कार्ड पे दे सको। फॉर्मेटिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की वीकनेस जानने के लिए, स्टूडेंट का जो भी है, स्टूडेंट को देखने के लिए कि कहाँ पर उनमें कमी रह जा रही है, या टीचिंग को देखने के लिए, या फिर सिलेबस को देखने के लिए। फिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये क्यों होता है? फॉर्मेटिव क्यों होता है? नहीं, फॉर्मेटिव के मार्क्स की जो होते हैं, जिसमें मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। तो मार्क्स का कोई रोल नहीं होता मतलब फॉर्मेटिव के मार्क्स का रोल नहीं होता तो वो रिपोर्ट कार्ड पे क्यों छापते हैं, ये पूछ रहे हो? जी, मतलब तो इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया फिर फॉर्मेटिव देखो, में और अब मैं बताती हूँ हमारी एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। हम एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट ऊपर से बता देती हूँ। हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है, FA1 FA2 इसको इसलिए डिवाइड किया गया था ताकि बच्चों का बर्डन कम किया जा सके। अब क्या है, जो FA1 में आ गया वो FA2 में नहीं आएगा, जो FA2 में आ गया वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, समेटिव में नहीं आता। FA1 और FA2 में जो आ चुका वो समेटिव में नहीं आता। अब कुछ प्राइवेट स्कूल वाले दे देते हैं, लेकिन पूरा नहीं देते। उसमें से कुछ पार्ट, जैसे 4 चैप्टर आए थे FA1 में, तो वो कह देते हैं कि भाई चैप्टर 1 एग्ज़ाम में भी आएगा। तो ये इसलिए किया गया था ताकि बच्चों का बर्डन कम किया जा सके। हमारे टाइम पे पहले से हो जाए। हाँ, तो उसमें क्या है, सिलेबस डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमारे सेमेस्टर सिस्टम है, तो उसमें क्या है, जो सेमेस्टर 1 में आ गया वो सेमेस्टर 2 में नहीं आएगा। तो स्कूल में भी यही करने की कोशिश की गई है कि FA1 में जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। सिलेबस डिवाइड कर दिया गया 4-5 पार्ट में, ताकि उनको साल में ऐसे लास्ट में एकदम बर्डन ना पड़ जाए बच्चों। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के देख लेते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए है? ताकि बच्चों को, जो स्टूडेंट है उनको फीडबैक दिया जा सके कि आप अच्छा कर रहे हो या कैसा कर रहे हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसके मार्क्स ऐड तो नहीं होते ना? ऐड होते हैं इसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू। हाँ, बोलो। जी मैम, मतलब जैसे आप याद ना कि उसमें ना जो स्टूडेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए और खुद की टीचिंग को, अगर मान लीजिए वो फेल पास हो, उसकी टीचिंग इम्प्रूव करते हैं, एक वो उसका पर्पस हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो इसके मार्क्स ऐड होते हैं नहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले? इसके ऐड नहीं करने चाहिए, बट हमारे यहाँ पर करे जाते हैं। ठीक है, जो स्कूल लेवल है, अगर हम स्कूल लेवल के बारे में सोचें तो ऐड करे जाते हैं, बट इसके मार्क्स ऐड नहीं होने चाहिए। अब तो स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए होता है, हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ।
बच्चे अपनी स्ट्रेंथ को देख पाएँ कि वो कितने पानी में है, कितना अच्छा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किस पार्ट में वो वीक हैं। इसलिए होता है बच्चों की वीकनेस देख लो, टारगेट देख लो कि आपको किस एरिया में काम करना है, एक टीचर को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। हेल्प फैकल्टी रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम इमीडिएटली। जो फैकल्टी है, जो टीचर है, उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे किस पोर्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे सकती है। तो क्लास के बीच में, बेसिकली क्लास के बीच में, सिलेबस के बीच में जो भी इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, और एट द एंड जो होता है वो समेटिव कहलाता है। क्लियर है सबको? अब हमारा लास्ट है डायग्नोस्टिक, जो आप लोगों को पता नहीं होगा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, बट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले होता है, समेटिव से भी और फॉर्मेटिव से भी। डायग्नोस्टिक होता है, डायग्नोज होता है किसी चीज़ को फाइंड करना, जैसे डायग्नोज जो वर्ड है वो मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाता है। डायग्नोज हम करते हैं बीमारी को हम फाइंड आउट करते हैं कि बीमारी क्या है। और यहाँ पे भी हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि बच्चा पहले से कितना जानता है, बच्चे की बौद्धिक क्षमता क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैंने बोला, हम सेकंड क्लास में गए, पहले ही दिन हमसे टेबल सुन लिए गए जो हम पिछली क्लास में पढ़ कर आए थे। पहले ही दिन क्यों सुने? पहले ही दिन इवैल्यूएशन कैसे? आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं अभी। तो पहले ही दिन जो इवैल्यूएशन होता है उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। उससे टीचर ये चेक करने की कोशिश करता है कि जो बच्चे आए हैं उनको कितना आता है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जो बिगिनिंग में इवैल्यूएशन होता है, देखो, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूजुअली डन इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस in order to find out the specific weakness either on an individual at class level, also to find out particular strength। तो weakness और strength को find out करने के लिए ये वाला evaluation किया जाता है। This help to design the courses। ये क्यों किया जाता है? ताकि हम कोर्स को डिज़ाइन कर सकें। क्या डिज़ाइन करेंगे कि पढ़ाना कैसे है, कौन सी चीज़ पहले पढ़ानी है, कौन सी चीज़ बाद में पढ़ानी है, या फिर सिलेबस करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, मैंने वही बोला, बच्चों को आती नहीं ना उनकी डेफिनेशन, तो आप टेंसेस कैसे दे सकते हो? तो हम देखते हैं बच्चे कितने केपेबल हैं, उसी हिसाब से हम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, जो सिलेबस पढ़ते हैं, हम CBSE के स्कूल में जाते हैं तो CBSE डिसाइड करते हैं कि सिलेबस क्या होना चाहिए, तो हम सेम सिलेबस फॉलो करते हैं। ये बस छोटी क्लास में हो सकता है कि हम करिकुलम डिसाइड करने के लिए बच्चों को डायग्नोस करते हैं, लेकिन ये भी कोर्स डिज़ाइन करने में तो पक्का हेल्प करेगा। लाइक हमें क्या पहले पढ़ाना है, क्या बाद में पढ़ाना है, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है। स्टार्टिंग में ही आप मुश्किल चीज़ पढ़ा दोगे तो वो वैसे ही घबरा जाएंगे। लर्नर टू हेल्प हिम ओवरकम हिज डिफिशियंसीज इन नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो हम वही उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, उनकी नॉलेज जान पाते हैं, उनकी डेफिशिएंसीज मतलब उनकी नॉलेज में कितनी उनकी पहुंच है, स्किल्स में क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, वो सब हम जान लेते हैं स्टार्टिंग में। तो टीचर भी उसी हिसाब से क्लास में रहता है। उसको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है स्लो लर्नर है तो वो स्लो पढ़ाएगा। उसको पता है कि मोस्ट ऑफ द लर्नर जो है वो फास्ट लर्नर है तो वो एवरेज पढ़ाएगा। ठीक है, फास्ट वो तब भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अगर 2 बच्चे भी मेरी क्लास में वीक हैं और मैं बहुत फास्ट पढ़ाती जा रही हूँ तो वो 2 तो वैसे ही फेल हो जाएंगे, तो फिर भी हम एवरेज ही पढ़ाएंगे, और उस केस में हम इंडिविजुअली ध्यान देते हैं बच्चों पर। क्लियर है सबको 3 टाइप की वैल्यूएशन? जी मैडम, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है एवोल्यूशन, उसके बारे में मतलब एक शब्द में मतलब कैसे याद रखूं वो बताइए। क्लास के बीच में जो होते हैं, अच्छा, या फिर बच्चों को चेक करने के लिए जो होते हैं, ये बच्चों को जज करने के लिए नहीं, ये चेक करने के लिए कि वो वीक हैं कि स्ट्रेंथ, मतलब कौन से पार्ट में वीक हैं, कौन से पार्ट में स्ट्रॉन्ग है। ये 2 पॉइंट लिखे थे मैंने ऊपर, 1 मिनट, वो 2 पॉइंट याद रख लो, काफ़ी है ये वाले यूनिट टेस्ट। ये 2 पॉइंट याद रख लो। लर्नर फीडबैक का जो होता है वही है। हाँ, बस हम उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करने के लिए हम फॉर्मेटिव करते हैं, या फिर अपनी टीचिंग देखने के लिए कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को समझ आया। निकिता बताओ, कौन से 3 टाइप की वैल्यूएशन पढ़े हैं अभी हमने? मैम, समेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक।
अपर्णा बताओ कौन सी थ्योरीज पढ़ी हैं आज हमने क्लास में? प्रभात बताओ। मैम हमने डील्स कॉन ऑफ की पढ़ी है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस रॉबर्ट गैगनी। हाँ, गाग्ने की। हाँ, गाग्ने की। टिकेश्वरी नाम बताओ गाग्ने की थ्योरी का। बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीति, मोटर कौशल, गाग्ने की थ्योरी का नाम निर्देश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, कोई 5 कैटेगरीज बता सकता है जो गाग्ने ने दी हैं लर्निंग की, जो 5 कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं? सारे मिलके भी बता सकते हो अगर आप लोगों को एक एक दो भी आता है। इंटेलेक्चुअल स्किल, हाँ, कॉग्निटिव एस्ट्रोलॉजी, हर्बल इंफॉर्मेशन, हाँ, मोटर स्किल और एप्टीट्यूड। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ग्रेट। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एक, हाँ, उसमें बचा है एक तो CBCS हमें पढ़ना है। CBCS जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉलेज में, उसके बारे में पढ़ना है। और एक आधा टॉपिक और बचा होगा, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में आधी क्लास में, या हो सकता है पूरी क्लास में बचे हुए सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हायर एजुकेशन होगी। वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। और अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का बेस बन ही गया है, तो हायर एजुकेशन भी साथ साथ हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हायर एजुकेशन है लास्ट यूनिट, जब तक वहाँ तक जाएंगे तो हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड साफ़ हो जाए आपका। तो इसके बाद हम हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे रिसर्च वगैरह बाद में पढ़ेंगे। रिसर्च वैसे भी बहुत छोटी है, और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें याद करने वाली होती है ना, उन्हें एंड में पढ़ो। रिसर्च में हर चीज़ याद करनी पड़ेगी, ये टाइप है, ये टाइप है, ये डेफिनेशन है, तो वो एंड में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ताज़ा पढ़ोगे, याद रहेगा। और ये हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड सब समझने वाली बातें हैं। अभी समझ लिया, बाद में सिर्फ एक नज़र मारोगे, याद आ जाएगा सब कुछ। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा अभी कल परसों की क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये, तो विद इन 3 डेज़, संडे मान लो या सैटरडे मान लो, फिर टेस्ट होगा। किसी का कोई डाउट? किसी का कोई क्वेश्चन?